हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने 2.2 सेशन स्टार्ट करा था जिसमें हमने द प्रोडक्ट अप्रोच कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी बाकी अप्रोचेस की। तो स्टार्ट करते हैं द एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो इसमें हम देखेंगे कि हम एक्सपेंडिचर अप्रोच के थ्रू किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी कंट्री की या फिर एक नेशन की जीडीपी को। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन अप्रोच की, तो इसमें हम बात करते हैं कि हमारी एक कंट्री के अंदर, हमारे एक नेशन के अंदर जितने भी खर्चे कर रहे हैं लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो उन सारे खर्चों को, उन सारी टोटल स्पेंडिंग को हम ऐड ऑन करते हैं। तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमारे नेशन के अंदर जितने भी खर्चे किए गए हैं ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उन सबको हम ऐड ऑन करते हैं, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को हम ऐड ऑन करते हैं। तो यहाँ पर हमारी 4 मेजर कैटेगरी है स्पेंडिंग की। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी गिवन है वो है कंजम्पशन, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। सेकंड है हमारी इन्वेस्टमेंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। थर्ड है हमारी गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। देन एट लास्ट हमारा नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनएक्स से। तो ये थे हमारे 4 फैक्टर्स। इसको हम इन डिटेल अभी आगे पढ़ेंगे कि इसमें किस तरीके से हमारे कौन कौन से एक्सपेंडिचर जो हैं इंक्लूड होते हैं और कौन कौन जो है खर्चा करता है, कहाँ कहाँ जो है खर्चे करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस डेफिनेशन की, हमारी द एक्सपेंडिचर अप्रोच की, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें जो याद रखनी है वो ये है कि हम खर्चे देखेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। वो जो हमारी कंट्री में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर जो हमारी टोटल स्पेंडिंग है, उस पर जो हमारे खर्चे हैं, वो हम अपनी एक्सपेंडिचर अप्रोच में लेकर चलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें याद रखनी है। देन अगर हम बात करें अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी की, यहाँ पर अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी, तो यहाँ पर हमारी जो इनकम और एक्सपेंडिचर की आइडेंटिटी है वो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि शो करता है कि हमारी जो टोटल इनकम है वो एग्जैक्टली इक्वल है हमारे टोटल एक्सपेंडिचर की। तो यहाँ पर हम टोटल इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से और टोटल एक्सपेंडिचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्हीं 4 फैक्टर से। तो जब हम इन्हीं 4 फैक्टर्स को ऐड ऑन कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो हमारी टोटल स्पेंडिंग जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पर ये हमारा वाई जो है, कैपिटल वाई टोटल इनकम हो गया, और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। नाउ अब अगर हम बात करें अपनी फर्स्ट कैटेगरी की, तो वो है हमारी कंजम्पशन। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो हम लेकर चलेंगे कि कंजम्पशन कौन करते हैं, हमारे डोमेस्टिक हाउस होल्ड। तो हमारे जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स हैं वो अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं या फिर वो अपने खर्चे करते हैं किस पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज पर। अब जो ये हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, हो सकता है कि वो डोमेस्टिक हो, मतलब कि हमारी खुद की कंट्री के प्रोड्यूस किए हुए हो, या फिर वो बाहर अब्रॉड के हो, कहीं फॉरेन में प्रोड्यूस किए हो और हम उन पर खर्चे कर रहे हो। बट यहाँ पर हमने ऊपर बात करी थी विद इन अ नेशन कि हमें अपनी कंट्री के प्रोड्यूस गुड पर जो टोटल स्पेंडिंग है उसे लेकर चलना है। तो यहाँ पर हम दोनों को ही लेकर चलेंगे, बट बाद में हम उसे लाइक माइनस कर देंगे, तो उसका जो इफेक्ट है वो निल हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड है वो बेसिकली अपने खर्चे जो करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो गुड्स एंड सर्विसेज वो भी हो सकता है जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, मतलब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर वो बाहर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, मतलब कि हमारी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं और हम उन पर खर्चे कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम अपनी कंजम्पशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारी कंजम्पशन हो रही है डोमेस्टिक गुड्स पर या फिर हमारी कंजम्पशन हो रही है फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज पर। ओके, तो इसको हम आगे यूज़ करेंगे, तो मैंने इसे एक बार यहाँ पर लिख दिया है। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज की, तो यहाँ पर हमारे 2 तरीके के जो है गुड्स जो है गिवन है। तो पहला है हमारी ड्यूरेबल गुड्स
दूसरा है हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एंड अगर हम बात कर रहे हैं सर्विसेज की, तो हमारी सिंपली बुक में सर्विसेज गिवन है और उसके एग्जांपल्स गिवन है। अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स की, तो ड्यूरेबल गुड्स नाम से ही पता चल रहा है जो एक लंबे समय तक चल पाए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लॉन्ग लिव्ड कंज्यूम आइटम्स की, जिनको हम लंबे समय तक यूज़ कर पाए, जो लंबे समय तक टिक पाए, चल पाए। तो यहाँ पर हमारे जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उनका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि हमारा कार्स हो गया, टेलीविज़न हो गया, हमारे फर्नीचर हो गए, हमारा फ्रिज हो गया या फिर एसी हो गया। तो हमारी ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आ जाती हैं हमारी ड्यूरेबल गुड्स में। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाउस की, तो हाउस को हम ड्यूरेबल गुड्स में नहीं ले सकते, क्योंकि जो हाउस है, हो सकता है कि देखो हाउस जो है वो लाइफ टाइम भी चलता है, और यहाँ पर अगर हम ड्यूरेबल गुड्स की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं बस एक लंबे समय तक के लिए, ना कि लाइफ टाइम या फिर बहुत ज़्यादा ही 30-25 साल के लिए, ऐसा नहीं। क्योंकि हमें कार भी जो है वो एक टाइम के बाद चेंज करानी पड़ती है, आई गेस कुछ तो उनका टाइम ड्यूरेशन होता है। या फिर हमारे टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी एक टाइम के बाद जो है हमें चेंज करनी पड़ती है। लेकिन हाउसेस कई बार ऐसा भी होता है कि वो तो बिल्कुल लाइफ टाइम भी चल सकते हैं तुम्हारे, और बहुत ज़्यादा ही लंबे समय तक रहते हैं। तो उन्हें हम गुड्स में कैटेगराइज नहीं करते, हम उसे एज अ इन्वेस्टमेंट कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स में जितने भी लंबे समय तक चलने वाले गुड्स हैं वो सब इंक्लूड करते हैं, बस हाउसेस को इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पर हम हाउसेस को इंक्लूड नहीं करते। फिर अगर हम बात करें नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आ जाते हैं हमारे वो गुड्स जो एक छोटे समय तक के लिए चलते हैं एंड देन उसके बाद हमें या तो वो ख़त्म हो जाते हैं या फिर हमें उन्हें चेंज करना होता है, तो वो सारे गुड्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शॉर्ट लिव्ड कंज्यूम आइटम, और इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं जैसे कि हमारा हो गया फूड, या फिर हमारे हो गए क्लोथ्स, या फिर लेट सपोज हो गया पेट्रोल। तो ये सारी चीज़ें जो एक छोटे समय तक रहती हैं फिर ख़त्म हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, वो सारी आ जाती हैं हमारी नॉन ड्यूरेबल गुड्स में। देन अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो बाकी सारी जितनी भी, ये तो गुड्स की बात हो गई, और सर्विसेज आ जाती हैं हमारी, जैसे कि हम बोल सकते हैं हमारी एजुकेशन, या फिर हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब कि जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड्स। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी सर्विसेज के अंदर। तो इन पर जो भी खर्चे होते हैं हमारे ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पर और हमारी सर्विसेज पर, इन तीनों चीज़ों पर जब हमारी यहाँ पर डोमेस्टिक हाउस होल्ड, हमारी खुद की कंट्री के लोग खुद की कंट्री के हाउस होल्ड खर्चे करते हैं इन सब गुड्स एंड सर्विसेज पर, हो सकता है कि वो फॉरेन प्रोड्यूस्ड होती हो या फिर हमारी खुद की कंट्री में प्रोड्यूस होती हो, तो वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी कंजम्पशन के अंदर। देन अगर हम बात करें अपनी सेकेंड कैटेगरी की, अच्छा मैं इसे यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर कंजम्पशन की जो बात हो रही है वो मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है, कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड प्लस हमारा कंजम्पशन ऑफ फॉरेन प्रोड्यूस गुड। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं थोड़ा सा। नाउ द सेकेंड कैटेगरी हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई। एंड अगेन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें हम दोनों ही इन्वेस्टमेंट को लेकर चलेंगे, हमारी डोमेस्टिक प्लस हमारी अब्रॉड। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को भी हम इज इक्वल टू लगा कर लिख देते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमारी डोमेस्टिकली हो रही है प्लस हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमारी अब्रॉड हो रही है, फॉरेन में हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगेन इन्वेस्टमेंट हमारी जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देन अगेन हमारी जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमारी बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और हमारी रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट। नाउ अब अगर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था कि दो तरीके की होती है। एक होती है जो कैपिटल गुड पर होती है
यहाँ पर कैपिटल गुड पर तो वो आ जाता है हमारी फिक्स्ड पर, कि जब हम न्यू कैपिटल गुड्स को परचेज करते हैं उसमें जब हम खर्चे करते हैं तो वो आ जाती है हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। दूसरी आ जाती है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी अनसोल्ड चीज़ें रह जाती हैं, लाइक जैसे कि अगर मैंने एज अ रॉ मटेरियल वीट खरीदा अपनी बिजनेस के लिए, ताकि मुझे उससे फर्दर प्रोडक्शन करनी थी, रोटी बनानी थी, लेकिन जो वीट है वो साल के एंड में कुछ बच गया, मैं उसे यूज़ नहीं कर पाई सेम ईयर में, तो वो जो बच गया है उसको अब मैं एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट नहीं करूँगी, बट मैं उसे एज अ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ट्रीट करूँगी, क्योंकि मैं उसे सेम ईयर में फर्दर रिप्रोड्यूस कर सेल नहीं कर पाई आगे, तो वो मेरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गई। सिमिलरली अगर लेट सपोज मैंने कुछ खरीदा है आगे बेचने के लिए, लेट सपोज मैंने बहुत सारे फ्रिज खरीदे हैं और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ही काम कर रही हूँ, लेट सपोज मैंने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स खरीदे हैं और मैं उन्हें सेम ईयर में आगे नहीं बेच पाई जिस ईयर में मैंने उन्हें परचेज किया था, तो उस केस में क्या होगा, वो मेरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगी अगर वो साल के एंड में बच जाती है तो। प्लस अगर हम बात करें कि हम इसे ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर वो साल के एंड में बच गई है और तुम उसे नहीं आगे बेच पाए, नहीं आगे यूज़ कर पाए, तो हम मान के चलते हैं कि देखो अब वो हम बेच नहीं पाए उसे, वो बात अलग है, लेकिन वो प्रोड्यूस तो हो गई है ना। तो जब वो प्रोड्यूस हो गई है दैट मीन्स कि वो प्रोडक्शन में ऐड ऑन हो गई है ऑलरेडी, लेकिन हम उसे आगे बेच नहीं पाए, मतलब कि आगे हमारी प्रोडक्शन में, मतलब अगर हम बेचते तो कोई ना कोई खरीदता, तो वो एक्सपेंडिचर में चला जाता है ना, और एक्सपेंडिचर में भी वो ऐड ऑन हो जाती है उसकी मार्केट वैल्यू, तो हमारी प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली इक्वल हो जाते। बट हमारी प्रोडक्शन तो हो गई, प्रोड्यूस तो हो गया उनका और उसमें वो ऐड ऑन हो गया, लेकिन हम उसे बेच नहीं पाए, तो लोगों के एक्सपेंडिचर में वो ऐड नहीं हुआ, तो हम मान के चलते हैं कि जिस बिजनेस का वो इन्वेंट्री या फिर स्टॉक बच गया है वो खुद से उसे इटसेल्फ जो है परचेज कर लेता है और उसे वो एज एन इन्वेस्टमेंट नाम दे देता है कि मैंने ही खरीद लिया, तो मैंने ही खरीद लिया, मेरा ही खर्चा हो गया, दैट मीन्स कि अब वो एक्सपेंडिचर में ऐड ऑन हो गई, इवन दो मैं उसे आगे बेच नहीं पाया तब भी। तो इन्वेंट्री में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे एक्सपेंडिचर में वो ऐड होती है और अगेन हमारी जो प्रोडक्शन है वो एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाती है। ये इसका बेसिक सा लॉजिक है। अगर हम बात करें न्यू कैपिटल की, न्यू कैपिटल गुड की, तो इसमें हमारी दो तरीके के कैपिटल गुड हो सकते हैं, एक होती है हमारी बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है हमारी रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट। तो रेसिडेंट में बेसिकली हम बात करते हैं उन प्रॉपर्टीज़ की जो हमारे हाउस होल्ड खरीदते हैं, जैसे हमने ड्यूरेबल में हाउसेस को नहीं लिया था एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हाउस होल्ड खरीदते हैं, चाहे वो हाउसेज हो या कुछ भी हो, कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी लैंड, तो वो सारी हमारी आती है रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट में। जब हमारे हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, उस पर खर्चे करते हैं। और अगर हम बात करें बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें आती है हमारी जो बिजनेस खरीदते हैं प्रॉपर्टीज़ और लैंड वगैरह को, बिल्डिंग्स को, यहाँ पर हमारे जो बिजनेस खरीदते हैं प्रॉपर्टीज़ को, जिसको हमारी बुक में गिवन है कि स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या काउंट करते हैं, इक्विपमेंट्स को भी, मतलब बिजनेस जो इक्विपमेंट्स को खरीदती है अपने ओन बिजनेस में यूज़ करने के लिए, ताकि वो उससे यूज़ कर और मनी अर्न कर सके। जैसे कि मैं अपने ओन बिजनेस में रेफ्रिजरेटर यूज़ करती हूँ या फिर एसी यूज़ करती हूँ या फिर अपने बिजनेस में मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हूँ कॉन्टैक्ट करने के लिए, आगे बेचने के लिए नहीं बट कॉन्टैक्ट करने के लिए लोगों को, कस्टमर्स को, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है मेरी इक्विपमेंट्स के अंदर। जैसे कोई मशीनरी हो गई या फिर, तो वो सारी चीज़ें आ गई हमारी इक्विपमेंट्स में। एंड देन एट लास्ट हमारी सॉफ्टवेयर। तो हमारी जो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है उसमें हम बिजनेसेस की इन्वेस्टमेंट देखते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी पे हो, इक्विपमेंट में हो, सॉफ्टवेयर पे हो। और रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट में हम अपने हाउस होल्ड की इन्वेस्टमेंट में बात करते हैं, जिसमें हम मेनली बात करते हैं कि जो वो प्रॉपर्टीज़ को खरीदते हैं। और हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। नाउ द थर्ड कैटेगरी हमारी गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
अब अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसमें हमारे गवर्नमेंट के खर्चे आते हैं, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग आती है फॉर करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगेन हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो फॉरेन और डोमेस्टिकली दोनों हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो फॉरेन गुड्स और डोमेस्टिक गुड्स दोनों में हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम जी को अगेन डिवाइड कर देते हैं, हमारे गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक वाले भी और हमारे फॉरेन वाले भी, तो यहाँ पर हमने दोनों को इंक्लूड कर लिया। अब इसमें हमारी जो एक पॉइंट है जो हमें याद रखना है वो क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट के खर्चे हैं गुड्स में और सर्विसेज में जो वो प्रोवाइड करती हैं, तो यहाँ पर हम दो चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते। पहला है हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स को, जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स में उनको हम इंक्लूड नहीं करते, और दूसरा हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स में भी जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते। अब अगर हम बात करें इसके रीज़न की कि ये दोनों जो खर्चे हैं गवर्नमेंट के वो इंक्लूड क्यों नहीं है, तो यहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा सा रीज़न है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इसमें हम किस चीज़ की बात करते हैं, बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के वो खर्चे, वो एक्सपेंडिचर जो करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज पर हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, उसमें जो हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर देखते हैं, खर्चे देखते हैं, स्पेंडिंग देखते हैं, वो किस चीज़ पर हो रही है, करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज पर। अब चाहे वो गुड्स हमारे डोमेस्टिकली हो या फॉरेन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी स्पेंडिंग जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पर होनी चाहिए, चाहे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं या बाहर हो रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन किस पर खर्चे हो रहे हैं, करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र पेमेंट्स की, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स की, तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफ़र पेमेंट्स में हमारी जो गवर्नमेंट है वो पेमेंट्स को प्रोवाइड कराती है, किसको, सोशल प्रोग्रामर्स को, जो इंडिविजुअली लोगों को हेल्प करते हैं, इंडिविजुअली लोगों को हेल्प करते हैं, चाहे उनके वेलफेयर में, उनके लाइफस्टाइल में, उनको स्टडी ग्रांट देते हैं या और अदर फैसिलिटीज़ देते हैं, सोशल सिक्योरिटीज़ देते हैं। तो बेसिकली इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या करती है, गवर्नमेंट पेमेंट प्रोवाइड कराती है, मनी प्रोवाइड कराती है, किसको, सोशल प्रोग्रामर्स को, जो ऐसे प्रोग्राम रखते हैं जिसमें लोगों की हेल्प की जाती है। बेसिकली ऐसे सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब वो सोशल प्रोग्रामर्स को पेमेंट देती है कि वो बाकी आगे इंडिविजुअल्स का भला करे किसी भी फॉर्म में, सोशल सिक्योरिटी में, उनके वेलफेयर में, हेल्थ में, तो यहाँ पर जितनी भी जो पेमेंट हो रही है, जो गवर्नमेंट के खर्चे हो रहे हैं, जो पेमेंट हो रही है वो किस टर्म में हो रही है, इन टर्म्स ऑफ मनी हो रही है, हम देख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मनी खर्चे हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सिंपली हमारा रीएलोकेशन हो रहा है मनी का, यहाँ पर रीएलोकेशन हो रहा है मनी का। रीएलोकेशन मतलब कि मनी एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जा रही है, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट के पास मनी थी, अब गवर्नमेंट ने हमारी सोशल प्रोग्रामर्स वालों को मनी दे दी कि वो मनी के टर्म्स में आगे हेल्प करे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मनी के टर्म्स में जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, मनी के टर्म में जो है गवर्नमेंट के खर्चे हो रहे हैं। गवर्नमेंट खर्चे किस में कर रही है, पेमेंट के थ्रू कर रही है, मनी के टर्म्स में कर रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं कर रही अपने करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज पर, न्यूली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज पर, किस पर खर्चे कर रही है, सोशल प्रोग्राम पर, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पर हमारी रीएलोकेशन ऑफ मनी हो रही है, ना कि कोई ऐसा खर्चा हो रहा है जो कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पर है। तो जब मनी की ही रीएलोकेशन हो रही है तो उसको हम ऐड ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चे नहीं हो रहे हैं, तो हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते। सिमिलरली अगर हम बात करें इंटरेस्ट पेमेंट की, तो सेम रीज़न है। इंटरेस्ट पेमेंट क्या होती है कि गवर्नमेंट ने मनी बोरो करी, उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट पे कर रही है,
तो वो पेमेंट, अगेन वो जो पेमेंट है, वो जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो इन टर्म्स ऑफ मनी है। यहाँ पर खर्चा इन टर्म्स ऑफ ये नहीं है कि वो गुड्स या सर्विसेज पर खर्चे कर रही है, बट वो इन टर्म्स ऑफ मनी जो है पेमेंट कर रही है, रीएलोकेशन ही हो रहा है मनी का, कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को हम इसलिए इंक्लूड नहीं करते जीडीपी के अंदर, हमारी एक्सपेंडिचर अप्रोच के अंदर। आई होप कि यह अब अच्छे से क्लियर होगा। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, तो उनके खर्चे कई डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि वो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयरमेंट कराती है, हमारे नेशनल डिफेंस को प्रोवाइड कराती है, हमारे स्कूल, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर को प्रोवाइड कराती है, और जो वर्कर्स होते हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनको भी सैलरी प्रोवाइड कराती है। लेकिन अगर हम बात करें सम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट परचेजेस, मतलब कि हमारे कुछ खर्चे गवर्नमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट में। तो कुछ खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के जो होते हैं करंट नीड पर, और कुछ होते हैं जो होते हैं कैपिटल गुड्स पर। तो करंट नीड पे हम ले सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को, मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट वर्कर्स को जो गवर्नमेंट है वो सैलरी प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर गवर्नमेंट वर्कर्स को जब गवर्नमेंट सैलरी देती है वो आ गए उनके करंट नीड पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैपिटल गुड की, तो कैपिटल गुड में बेसिकली आ सकता है, लेट सपोज हम ले लेते हैं डीटीसी बस। तो डीटीसी बस जो है वो एक तरीके से कैपिटल गुड हो गया गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट उसको खरीदती है ना, और उससे हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर जो डीटीसी बस है वो एक तरीके से कैपिटल गुड हो गया गवर्नमेंट की, जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट में खर्चा हो गया, क्योंकि कैपिटल गुड को तो हम इन्वेस्टमेंट के अंदर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता है, ये पूरा पॉइंट जो एक्सप्लेन करना चाहता है वो ये है कि अगर हम गवर्नमेंट के कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो ये भी हमारे गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, जिसमें हमने लिया था C+I+G+NX, तो उसमें जो हम यहाँ पर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इस इन्वेस्टमेंट में हमारी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होती। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट हमारी जी में ही इंक्लूडेड होती है, मतलब गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ही इंक्लूड होती है। तो अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो उसमें हम कंप्लीटली बात करते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट का, और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट में, तो वो हमारी गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ही आती है, इंक्लूडेड है। नाउ द लास्ट कैटेगरी हमारी नेट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर हमारी जो नेट एक्सपोर्ट है उसका क्या मतलब है, हमारी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट क्या होता है, तो हम एक्सपोर्ट में क्या बोलते हैं कि जो हमारी कंट्री में डोमेस्टिकली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं और उसे बाहर की कंट्रीज़ के लोग जो है खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वो आता है हमारे एक्सपोर्ट में। सिमिलरली जस्ट इसका अपोजिट अगर हम बात करें अपने इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट में बाहर की कंट्रीज़ में जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उनके गुड्स एंड सर्विसेज को, बाहर की कंट्रीज़ के गुड्स एंड सर्विसेज को हम परचेज कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक लोग जो है परचेज कर रहे हैं। तो ये जो इसका डिफरेंस होता है वो होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। अब अगर हम बात करें कि लेट सपोज हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया मतलब कि हमारे इस केस में एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से, मतलब कि जो बाहर की कंट्रीज़ ने खरीदे हैं हमारी कंट्रीज़ के गुड्स एंड सर्विसेज वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि जितना हमने खरीदा है बाहर की कंट्रीज से गुड्स एंड सर्विसेज को। सिमिलरली इसका अपोजिट अगर ये माइनस आता है, मतलब कि एक्सपोर्ट जो है वो कम है इम्पोर्ट से, उस केस में हमने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ किया है बाहर के कंट्रीज से, जो बाहर की कंट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जा रहे थे, एज़ कम्पेयर टू उन एक्सपोर्ट का, उन गुड्स का जो हमारी कंट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जा रहे थे और बाहर के लोग खरीद रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हम अपने चैप्टर 1 में भी जो है देख कर आए हैं। अब अगर हम बात करें अपने बेसिक फॉर्मूले की, यहाँ पर हमारी चारों ही जो कैटेगरी हैं वो कम्प्लीटली ओवर होती है। अब अगर हम अपनी उस रिलेशन की बात करें जहाँ पर हमारी टोटल इनकम जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर के एग्जैक्टली इक्वल थी, तो यहाँ पर हमारी टोटल इनकम एग्जैक्टली इक्वल थी टोटल एक्सपेंडिचर के, जो हमने अपने एक्सपेंडिचर अप्रोच में सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो वो इक्वेशन क्या थी, हमारा y इज़ इक्वल टू हमारा C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं NX।
तो यहाँ पर मैं इसको C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट को ऐसे लिख सकती हूँ, हमारा एक्सपोर्ट, इसको मैं EXP लिख देती हूँ, नहीं ये तो फिर एक्सपेंडिचर हो जाएगा, पूरा लिख देते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट माइनस में हमारा एक्सपोर्ट माइनस में हमारा इम्पोर्ट। तो यहाँ पर हमने नेट एक्सपोर्ट को पूरा लिख दिया, एक्सपोर्ट माइनस हमारा इम्पोर्ट। तो अब अगर हम बात करें इसकी, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जितने भी इम्पोर्ट हैं, मतलब कि जो बाहर की कंट्रीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसको हम माइनस कर रहे हैं। तो बात ये आती है कि हम उसको माइनस क्यों कर रहे हैं? जो हमने बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया है, जो बाहर प्रोड्यूस्ड हो रहे थे, फॉरेन में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे थे, उसको जो हम खरीद रहे थे, हम जो इम्पोर्ट कर रहे थे, उसको हम माइनस क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर हमारी बुक में गिवन है कि हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं GDP के अंदर, और हमारे जो इम्पोर्ट होते हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इम्पोर्ट को इंक्लूड नहीं करते, दैट मीन्स कि जो बाहर के कंट्रीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनको जब हम खरीदते हैं तो उसे हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जो हमारी कंट्रीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और जो बाहर के लोग उन्हें खरीद रहे हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो हम माइनस कर रहे हैं अपने इम्पोर्ट को, तो इसका क्या सेंस बन रहा है, क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी एक्सपेंडिचर अप्रोच में क्या देखा था, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या देखा था कि हम उन्हीं स्पेंडिंग को देखेंगे, हमारी उन्हीं स्पेंडिंग को देखेंगे जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे होंगे विद इन द कंट्री। तो हमारी विद इन द कंट्री या फिर विद इन अ नेशन प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर जो हमारे लोग खर्चा कर रहे हैं सिर्फ हम उन्हीं को लेंगे, ये हमने देखा था। तो इसका माइनस करने का क्या सेंस है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंजम्पशन की, जो हमारे हाउस होल्ड कंजम्पशन कर रहे थे वो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज पर भी कर रहे थे, हमने देखा था, और वो हमारे फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज पर भी खर्चे कर रहे थे। सिमिलरली अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे और फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। सिमिलरली अगर हम बात करें गवर्नमेंट के खर्चों की, तो गवर्नमेंट डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज पर भी खर्चा कर रही थी और फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज पर भी जो है खर्चा कर रही थी। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट को हम एज इट इज़ ले लेंगे। फिर अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट का क्या मतलब हुआ कि हमारे फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को हम डोमेस्टिक लोग परचेज कर रहे हैं, विच कम्स अंडर अगेन कि यहाँ पर अगर हम परचेज कर रहे हैं मतलब हमारे वो स्पेंडिंग है, हमारा वो खर्चा है, तो हम उसे इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, कि हमारी जो है कंजम्पशन जो फॉरेन की हुई है प्लस हमारी जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन में हुई है और हमारे जो गवर्नमेंट ने भी खर्चे करे हैं फॉरेन में, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें फॉरेन प्रोड्यूस थी और यहाँ पर हमारी फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम माइनस कर रहे हैं। फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को जब डोमेस्टिक के लोग परचेज करते हैं, उस पर जब खर्चा करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी इंपोर्ट में आ गई। अगेन जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पर जब हम अपने ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा ये कैंसिल आउट हो गई तीनों चीज़ें और हमारा बचा क्या एट द एंड, हमारा कंजम्पशन जो हमने डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज पर करा, हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमने डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज पर करी और हमारे गवर्नमेंट के भी एक्सपेंडिचर जो हमारी डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज पर थे, प्लस हमारे एक्सपोर्ट पर जो था वो, यहाँ पर हमने अपने एक्सपोर्ट को जो है इंक्लूड कर लिया। अब हम देख सकते हैं सिंपली अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर की, तो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर में हम लेकर चलते थे हमारी जो विद इन द कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उस पर जो हम खर्चे करते थे वो, और यहाँ पर हम सिमिलरली वही देख रहे हैं कि हमारी जो कंजम्पशन में खर्चे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट में खर्चे हुए हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जो खर्चे हुए हैं और जो एक्सपोर्ट में हुआ है, ये सारी ही चीज़ें हमारी डोमेस्टिकली हैं विद इन द हमारी कंट्री जो है हुई है, हमारी डोमेस्टिकली गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए गए हैं उस पर बेस्ड है।
दूसरा अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, कि अगर एक्सपोर्ट क्लियर नहीं होगा कि एक्सपोर्ट यहाँ पर हमने क्यों लिया है। चलो हमारी कंजम्पशन समझ आ गई कि हमारे हाउस होल्ड ने जो करी है डोमेस्टिक गुड्स पे, इन्वेस्टमेंट समझ आ गई जो हमारी बिजनेस ने करी है, हमारे हाउस होल्ड ने करी है, और हमारे गवर्नमेंट के खर्चे भी समझ आ गए जो डोमेस्टिकली करे गए हैं गवर्नमेंट ने। तो हमारे एक्सपोर्ट को क्यों हम ले रहे हैं, तो क्योंकि एक्सपोर्ट को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगेन हमारी किस खर्चों की बात हो रही है, उन खर्चों की जो हमारे कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उसके खर्चे, उन पर जो स्पेंड कर रहा है अपनी मनी, उनके एक्सपेंडिचर को हम ले रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि खरीद कौन रहा है, वो खर्चे कर कौन रहा है, हम डोमेस्टिक लोग कर रहे हैं या फॉरेन लोग कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर, खर्चा कोई भी करे, बट किस पर करेगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री के अंदर जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पर जो हमारी स्पेंडिंग है वो कौन कर रहा है, फॉरेन लोग कर रहे हैं। फॉरेन लोग हमारी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हैं, इसीलिए हम उनके भी खर्चों को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो किस पर खर्चा कर रहे हैं, हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए गए गुड्स एंड सर्विसेज पर। और हम अपने टोटल एक्सपेंडिचर में किसको लेते थे, हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो लोग स्पेंड कर रहे हैं उन सब के खर्चे। हमने अपनी डेफिनेशन में भी मार्क करा था, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में भी मार्क करा था येलो से कि हम किस खर्चों को लेंगे, जो हमारी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उन पर जो खर्चा करेगा वो सारे एक्सपेंडिचर को हम लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे जो हाउस होल्ड थे वो अपनी कंट्री के अंदर भी खर्चा कर रहे थे, मतलब कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे थे उन पर भी खर्चा कर रहे थे और बाहर भी कर रहे थे, सब ऐसे ही करते हैं। बट एट द एंड अगर हम उसको इंपोर्ट से माइनस कर देते हैं तो वो हमारा निल हो जाता है, उसका इफेक्ट नहीं दिखता। जो फॉरेन के खर्चे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर वो नहीं दिखते। तो यहाँ पर ये हमारे कैंसिल आउट किस तरीके से हुए वो अच्छे से समझ आना चाहिए, प्लस हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट भी क्यों लिया है वो अच्छे से हमें समझ आना चाहिए। तो ये थी हमारी सेकंड अप्रोच कंप्लीटली डन। नाउ द इनकम अप्रोच। तो इनकम अप्रोच में हम ऐड ऑन कर देते हैं सारी इनकम, किसकी, हमारे प्रोड्यूसर्स की, इंक्लूडिंग उनका प्रॉफिट भी, प्लस हम बात करते हैं अगर गवर्नमेंट की तो हम गवर्नमेंट की इनकम को भी ऐड कर देते हैं। वो क्या है कि जो वो टैक्स जो है रिसीव कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें इनकी कैटेगरी की तो यहाँ पे भी इनकम अप्रोच में हमें टोटल 8 कैटेगरीज गिवन है और उन सबको ऐड ऑन कर कर हम अपनी नेशनल इनकम को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम उन 8 कैटेगरीज से स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में हम बेसिकली अगर बात करते हैं इनकम की, तो इसमें हम बात करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो इनकम रिसीव होती है इन टर्म्स ऑफ कैश, देन दूसरा है हमारा इन काइंड, मतलब कि कैश के अलावा जो उन्हें अदर बेनिफिट रिसीव होते हैं जॉब कर कर वो। थर्ड आता है हमारी सोशल सिक्योरिटी। तो अगर हम बात करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें हम बेसिकली उन लोगों की बात करते हैं जो जॉब करते हैं या फिर किसी के अंडर काम करते हैं। तो उनको जो इनकम रिसीव होती है वो इन टर्म्स ऑफ कैश होती है, मतलब कि या तो उन्हें सैलरीज मिल रही हो या फिर वो वेजेस को रिसीव कर रहे हो। फिर इन काइंड में हम बात करते हैं कि जो उन्हें अदर बेनिफिट मिल रहे हैं उनके अंडर काम करने से, जैसे हो सकता है कि उनकी कंपनी जो है वो उन्हें मेडिकल के खर्चे उनके उठा रही हो या फिर वो उन्हें इंश्योरेंस जो है वो दे रही हो। देन अगर हम बात करें सोशल सिक्योरिटी की, तो सोशल सिक्योरिटी में आ जाता है कि लेट सपोज अगर हमें कोई बहुत सीरियस इंजरी हो गई जिसकी वजह से हम काम ही नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करे, या फिर अगर हमारे पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर रिटायरमेंट पेंशन्स जो होती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी सोशल सिक्योरिटी के अंदर। देन अगर हम बात करें अपनी सेकेंड कैटेगरी की, प्रोप्राइटर्स इनकम, तो हमारी जो सेकंड कैटेगरी है वो क्या करती है, उसमें हम बात करते हैं उन सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की इनकम जो नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसे हम समझते हैं, एक सेकेंड।
ओके, तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉरपोरेशन की, ओके, तो कॉरपोरेशन का मतलब होता है कोई भी एक बड़ा बिजनेस या एक बड़ी कंपनी। लेकिन अगर हम उसके आगे इन लगा देते हैं, जब हम बोलते हैं इन कॉरपोरेशन, तो उसका मतलब होता है कि जो भी वो बिजनेस है या जो भी वो कंपनी है, उसने एक लीगल प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया है अपनी कंपनी या फिर अपनी बिजनेस को एक सेपरेट लीगल एंटिटी, एक अपनी अलग पहचान देने के लिए, कि वो भी एक पर्सन। ऐसा बीएसटी में हमने पढ़ा था 11th-12th में, कि जब हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी देते हैं अपनी कंपनी को या फिर अपने बिजनेस को, तो वो आता है इन कॉर्पोरेशन में। कॉर्पोरेशन होता है हमारा एक लार्ज बिजनेस। इन कॉर्पोरेशन मतलब कि हमने एक लीगल प्रोसीजर फॉलो कराया अपने बिजनेस को एक सेपरेट लीगल एंटिटी देने के लिए, एक नाम देने के लिए, एक पहचान देने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें नॉन इन कॉर्पोरेशन की, तो इसमें हम बात करते हैं उन बिजनेसेस की, या फिर जो भी बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी वो काम कर रहा है, उसका जो बिजनेस है या उसका जो भी काम है, उसको कोई भी एक सेपरेट पहचान, एक सेपरेट आइडेंटिटी, कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। वैसे इसको इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी। तो अगर हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, हमारी प्रॉस्पेरिटी इनकम की, तो इसमें किन लोगों की इनकम आती है? हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की, जिनका जो भी काम है उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, कोई बिजनेस और कंपनी नहीं है, अपना खुद का काम कर रहे हैं, खुद से खुला हुआ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर जो लोगों की बात करते हैं जो किसी के अंडर काम करते हैं, कोई जॉब कर रहा है या फिर कोई किसी के अंडर काम कर रहा है और उसे वेजेस के लिए काम कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड में आती हैं जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कि मान लो कि एक फार्मर है, ओके, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद से एम्प्लॉयड है, या फिर कोई लोकल शॉपकीपर है, तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी के अंडर तो काम नहीं कर रहा, अपना छोटा सा बिजनेस जो है वो खोल के बैठा है, और उसका जो बिजनेस है वो लीगली जो है उसने कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करा अपने बिजनेस को एक सेपरेट आइडेंटिटी का नाम देने के लिए, तो यहाँ पर इसलिए उसको नॉन इनकॉर्पोरेटेड बोला गया है। तो वो जो इनकम अर्न करते हैं, या फिर जैसे मान लो कोई सिंपली एग्जांपल कि एक डेंटिस्ट है, ओके, उसने अपना खुद का क्लिनिक खोला हुआ है, रदर देन कि वो किसी हॉस्पिटल में जाके किसी के अंडर काम करे, ओके। तो जब उसने खुद का क्लिनिक खोल लिया, मतलब कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ओके, और उसने जो बिजनेस खोला है उसने उसको कोई पहचान नहीं दी, कोई आइडेंटिटी नहीं दी, तो जो भी वो इनकम अर्न करते हैं वो आती है हमारी प्रॉस्पेरिटी की इनकम में। देन अगर हम बात करें अपने कॉर्पोरेट प्रॉफिट की, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट की, तो हमें पता है कि प्रॉफिट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो भी हमने रेवेन्यू अर्न किया होता है अपने बिजनेस से, यहाँ पर हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, मतलब कि एक लार्ज बिजनेस या कंपनी की बात कर रहे हैं जो कि लीगली उसने प्रोसीजर फॉलो करा है और अपने बिजनेस को एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, कि जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, अगर हम उनके प्रॉफिट की बात करें तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू उन्होंने कितना अर्न करा, और उससे हम माइनस कर देते हैं बिजनेस के एक्सपेंसेस को। ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो यहाँ पर हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? हो सकता है कि जो हम वेजेस पे करें हमारे एम्प्लॉयज़ को, या फिर हम इंटरेस्ट पे करें अगर हमने किसी से कोई मनी बोरो की हुई है तो, या फिर हम रेंट पे करें अगर लाइक हमने कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो, या फिर हमारी कोई भी अदर जो है खर्चे, अदर एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स के अंदर। जब हम अपने रेवेन्यू से बिजनेस के खर्चों को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो है प्रॉफिट आ जाता है। अब उस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं? हम टैक्सेस को माइनस कर देते हैं जो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, माइनस कर देते हैं देन हम अपनी डिविडेंड को जो हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। मतलब कि हम बिजनेस में अपना इकलौता तो काम नहीं कर रहे, और भी लोग हैं जो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो उनका जो हिस्सा होता है हमारे शेयर होल्डर्स का, उनको भी उनका जो है डिविडेंड दे देते हैं। एंड देन एट लास्ट जो हमारा अमाउंट बचता है उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, जो हमें इन हैंड जो है मनी मिली है एज अ अर्निंग अपने बिजनेस से। तो ये हो गई हमारी रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग जो है हमारी कॉरपोरेशन से हमें मिली है, और यहाँ पर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है? हमारा टैक्स प्लस में हमारा डिविडेंड प्लस में हमारी रिटेन्ड
नाउ फोर्थ कैटेगरी हमारी रेंटल इनकम ऑफ पर्सन। तो रेंटल इनकम ऑफ पर्सन में बेसिकली क्या आती है, हमारी इसके अंदर दो तरीके की जो है इनकम आ सकती है। तो पहला होता है हमारे लैंड और स्ट्रक्चर पर, मतलब लैंड और प्रॉपर्टी पर, और दूसरा होता है हमारी रॉयल्टी इनकम। तो अगर हम बात करते हैं लैंड और स्ट्रक्चर पर, मतलब कि हमारी प्रॉपर्टी पर जो हम इनकम रिसीव करते हैं। अब देखो हर बंदा जो है वो काम नहीं करता। पहले हमने देखा कि वो लोग जो किसी के अंडर काम करते हैं, दूसरा हमने देखा वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, खुद से ही अपना काम करते हैं, और तीसरा हमने देखा जो बड़े बड़े बिजनेसेस और कंपनीज होते हैं। अब चौथे लोग वो आते हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज़ पर या फिर अपनी रॉयल्टी पर इनकम अर्न करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारी लेट सपोज कोई प्रॉपर्टी है, मैंने उस प्रॉपर्टी पर लोगों को थोड़े टाइम के लिए यूज़ करने के लिए दिया है। अब मैं फ्री में तो लोगों को यूज़ करने के लिए नहीं दूंगी, ऑब्वियसली मैं उस पर चार्ज करूंगी। क्या चार्ज करूंगी? रेंट चार्ज करूंगी। तो कोई भी प्रॉपर्टी पर मैं रेंट चार्ज जो भी करूंगी, तो वो जो रेंट मैं रिसीव करूंगी इन टर्म्स ऑफ मनी, वो मेरी इनकम होगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रॉयल्टी इनकम की, तो रॉयल्टी इनकम में हम बात करते हैं, रॉयल्टी में हम बेसिकली इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कॉपीराइट चीज़ों पर। तो हर लोगों का अपनी अपनी चीज़ों पर कॉपीराइट होता है। अगर कोई बंदा जैसे कि टी सीरीज़ है, तो टी सीरीज़ के जितने भी सॉन्ग्स हैं उन पर उनका कॉपीराइट है। अगर कोई और बंदा उसको बिना उन्हें इन्फॉर्म करे उनका सॉन्ग यूज़ करता है, तो ऑब्वियसली उस पर स्ट्राइक पड़ती है और तुम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो कॉपीराइट चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें पे करना पड़ता है। वो हमसे मनी चार्ज करते हैं उनकी चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो अगेन जो हमारी कॉपीराइट चीज़ों पर हम इनकम को रिसीव करते हैं, वो सारी आती है रॉयल्टी इनकम पर, या फिर हम इसमें बोल सकते हैं कि गुडविल के थ्रू जब हम अर्न करते हैं, तो अगेन वो आती है हमारी रॉयल्टी इनकम पे। फिर हम बात करें हमारी फिफ्थ कैटेगरी की, तो वो है हमारी नेट इंटरेस्ट। ओके तो हमारा जो नेट इंटरेस्ट है वो बुक में बहुत इलेबोरेट करके नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। तो नेट इंटरेस्ट का बेसिकली क्या मीनिंग है कि देखो जो इंडिविजुअल है वो इंटरेस्ट अर्न भी करता है और इंटरेस्ट पे भी करता है। तो यहाँ पर हम नेट इंटरेस्ट में बात करते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल ने इंटरेस्ट अर्न कराए माइनस में जो उसने पे कराए। तो एक इंडिविजुअल जो है वो बिजनेस और फॉरेन सोर्सेज से जो है इंटरेस्ट को अर्न करता है, और इंडिविजुअल जो है अपने इंटरेस्ट को पे भी करता है अगर उसने कोई मनी बोरो की है तो उस इंटरेस्ट को जो वो अर्न करता है माइनस उस इंटरेस्ट को जो वो पे करता है, वो होता है नेट इंटरेस्ट, और उसको भी हम एज एन इनकम में इंक्लूड करते हैं। फिर अगर हम बात करें अपनी सिक्स्थ कैटेगरी की, तो वो आती है हमारी टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू की। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे अपना जनरेट करता है? थ्रू टैक्सेस। जब वो टैक्सेस लगा देता है प्रोडक्शन और इंपोर्ट पर, तो इसमें हमें बताया हुआ है, जैसे बुक में एग्जांपल गिवन है कि जो हमारे बिजनेसेस हैं, यहाँ पर जो हमारे बिजनेसेस हैं वो किस तरीके के टैक्सेस को देते हैं, हमारे सेल्स टैक्स को या फिर हमारे एक्साइज टैक्स को। तो सेल्स टैक्स वो होते हैं जब हम हमारे जो बिजनेसेस हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं, तो उस पर भी उन्हें एक टैक्स पे करना पड़ता है। जो भी उन्हें रेवेन्यू उनसे मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर, उसका कुछ पोर्शन उन्हें एज अ सेल्स टैक्स जो है देना पड़ता है गवर्नमेंट को, चाहे वो फेडरल हो, स्टेट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो। लेकिन अगर हम बात करें एक्साइज टैक्स की, तो एक्साइज टैक्स में आता है कि जब हमारी एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जब हमारे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं, तब हम उसमें पर यूनिट के बेसिस पर जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो वो आ गया हमारे एक्साइज टैक्स में। फिर हमें बताया हुआ है कि हमारे जो लोकल हाउस होल्ड है वो भी टैक्सेस को पे करते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स गिवन है कि जब वो कोई प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, जब वो रियल स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर उन्हें टैक्सेस को पे करना होता है। या फिर अगर वो किसी व्हीकल का लेट सपोज लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो अगेन उन्हें गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारे टैक्सेस के अंदर। फिर अगर हम बात करें अपनी सेवन्थ कैटेगरी की, तो सेवन्थ कैटेगरी है हमारी बिजनेस करेंट ट्रांसफ़र पेमेंट।
तो अगर हम बात कर रहे हैं अपनी ट्रांसफ़र पेमेंट्स की, तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हमने पहले भी बात करी थी, जैसे हमारा रीएलोकेशन ऑफ मनी होता है। जब हम मनी को प्रोवाइड करते हैं लोगों को, इंडिविजुअल्स को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो लोगों का भला कर सके इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ डोनेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर किसी के वेलफेयर के लिए, किसी की लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। तो वो सारी चीज़ें जब हमारी बिजनेस ट्रांसफ़र पेमेंट्स करते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके किसी और की इनकम तो बनेगी, तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। फिर अगर हम बात करें अपनी 8th कैटेगरी की, तो वो है हमारी करंट सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज। तो हमारी जो 8th कैटेगरी है उसमें बेसिकली क्या आती है, हमारी वो बिजनेसेस जिसको गवर्नमेंट ओन करती है। गवर्नमेंट ओन करती है मतलब कि जिस पर गवर्नमेंट का हक है, वो सारे बिजनेसेस, और जब वो बिजनेसेस प्रॉफिट को अर्न करते हैं, वो सारी इनकम। तो यहाँ पर जो बिजनेसेस प्रॉफिट अर्न करते हैं जिनको गवर्नमेंट ओन करती है, जिन पर गवर्नमेंट का हक है, तो उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर सीवर कंपनीज, या फिर ट्रैश कंपनीज। तो जितनी भी सारी कंपनीज है या फर्म्स है जिनको गवर्नमेंट ओन करती है, और वो जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो भी एज एन इनकम में आता है हमारी। अब यहाँ पर जो भी हमने ये 8 कैटेगरीज देखी, इन सबको अगर हम ऐड ऑन करते हैं, यहाँ पर अगर हम ऐड ऑन करते हैं अपना 1 to 8, तो इन सबको ऐड ऑन करके हमारा जो सम आता है वो आता है हमारा नेशनल इनकम का। यहाँ पर ये आता है हमारा नेशनल इनकम। बट हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं बेसिकली कि हम अपनी इनकम अप्रोच से जीडीपी को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो इन 8 पॉइंट्स को हम कैलकुलेट कर सम कर अपनी नेशनल इनकम को तो कैलकुलेट कर लेते हैं, बट अपनी जीडीपी को किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो हमारी जो नेशनल इनकम आती है उसमें से हम ऐड ऑन कर देते हैं अपनी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी को। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी को, तो ये क्या शो करती है, ये डिफरेंस शो करती है हमारी प्रोडक्शन और हमारी इनकम का। मतलब कि हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो भी हमने टोटल इनकम अभी तक कैलकुलेट करी है, और हम देख सकते हैं कि इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन ऑलवेज ज़्यादा आती है हमारी इनकम से। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्वियसली हम अगर बात कर रहे हैं प्रोडक्शन अप्रोच की, जिससे हम प्रोडक्शन को, टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हैं, तो ये काफ़ी आसान है, ईजिली हम मेजर कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि टोटल इनकम कितनी हुई है, उसको मेजर करना एक इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं अपनी इनकम की, वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती, और वो कहीं ना कहीं एज़ कंपेयर टू प्रोडक्शन कम ही आती है। तो जो उसका डिफरेंस होता है वो शो करता है हमारा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी को। तो नेशनल इनकम में हम उसे ऐड ऑन कर देते हैं, ताकि जो ये डिफरेंस अराइज हुआ है, हमारा जो ये डिफरेंस अराइज होता है प्रोडक्शन और इनकम के बीच में, वो ना हो। तो यहाँ पर जब हम इसे ऐड ऑन कर देते हैं, तो उसके बाद जो हम अचीव करते हैं, यहाँ पर जो हम अचीव करते हैं उसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर अब हमारी जीडीपी तो आई नहीं, तो जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आया है इसमें से हम क्या करते हैं, अगेन ऐड ऑन कर देते हैं हमारी डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड ऑन करते हैं, क्योंकि हम सिंपली देख सकते हैं कि जितने भी हमने इसमें इनकम को कैलकुलेट करा, अभी तक जितने भी पॉइंट्स में हमने इनकम की बात करी, इनकम को कैलकुलेट करा हमारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स थे उनकी, तो वहाँ पर जो भी हमारे एसेट्स थे, जो भी हमारी चीज़ें थी, उनकी डेप्रिसिएशन वैल्यू को डिडक्ट करके ही हमने अपनी फाइनल इनकम को ऐड ऑन करा। बट यहाँ पर जब हम उनकी डेप्रिसिएशन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं करते और उसको दोबारा से ऐड ऑन कर देते हैं अपनी इनकम के अंदर, मतलब कि यहाँ पर अब जो हमारी यहाँ पर इनकम आएगी, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी इनकम की, वो इस तरीके से होगी कि उसमें हमारी डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो डिडक्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो हमारी ये इनकम आती है इसके बाद, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा ये ग्रॉस है, ये क्या शो करता है, ग्रॉस का मतलब ये होता है कि इसमें हमने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करा है, उसको हटाया नहीं है। तो यहाँ पर ये आ जाता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इसमें अगेन
हम क्या करते हैं, जब हमें पता है कि जीएनपी आ गया तो जीएनपी से हम जीडीपी तो निकाल लेते हैं, उसको हम सिंपली माइनस कर देते हैं नेट फैक्टर पेमेंट से और हमारा जीडीपी आ जाता है। ये तो हमें पता था, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा हुआ था कि हमारा जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस में हमारा एनएफपी। तो ये तो हमें पता ही था। तो जब हमारा जीएनपी आ गया है यहाँ पर, जब हमारा जीएनपी आ गया यहाँ पर, तो हमने सिंपली एनएफपी को उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा जीडीपी जो है आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हम इनकम मेथड से किस तरीके से अपनी नेशनल इनकम और हमारी जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक जो हमारी इनकम अप्रोच के अंदर ही आता है, तो उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम अपने प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम को इंडिविजुअली देखेंगे कि हम उसे किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम ऐसा करें क्यों रहे हैं, इसका नीड क्या है, तो अगर लेट सपोज हम बात करते हैं कि हमें प्रिडिक्शन करनी है कि हमारी डिमांड कितनी होगी कंज्यूमर गुड की, ओके। तो अगर हमें देखनी है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर गुड्स की कितनी डिमांड होगी, तो उसके लिए हम पूरी कंट्री की या पूरी इकोनॉमी की, पूरे नेशन की इनकम को देखकर क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ नहीं आएगा ना। उससे अच्छा हम किस पर फोकस करें, हम देख लें कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास कितनी इनकम है, पूरी इकोनॉमी के अंदर कितनी इनकम है, उसको छोड़कर हम क्या देख लें कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के पास कितनी इनकम है, क्योंकि प्राइवेट जो सेक्टर है वो ही तो कंज्यूमर गुड्स की जो है डिमांड करते हैं। तो अगर हमें कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को स्टडी करना है कि कितनी हो सकती है, तो हमें पूरी कंट्री की या पूरी इकोनॉमी की इनकम देखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली देखेंगे कि हमारे प्राइवेट सेक्टर की कितनी इनकम है और उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितने एक्सपेंडिचर करेंगे हमारी कंज्यूमर गुड पर। तो कितने एक्सपेंडिचर करेंगे, कितनी अपनी इनकम को स्पेंड करेंगे कंज्यूमर गुड पर, उससे हम अपना आइडिया लगा सकते हैं हमारी डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी प्राइवेट सेक्टर की इनकम को इंडिविजुअली देखें और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम को इंडिविजुअली देखें। तो अब हम इन दोनों की इनकम को देखते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की इनकम की, तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम को हम बोलते हैं प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, और इसका फॉर्मूला जो हमें गिवन है वो क्या है, उसे भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब हम अपने प्राइवेट सेक्टर की इनकम को, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम को एक बार समझते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं वाई की, तो वाई क्या शो करता है, हमारी टोटल इकोनॉमी के अंदर जो भी इनकम है। फिर अगर हम बात करते हैं अपनी एनएफपी की, यहाँ पर पी आएगा हमारा, तो एनएफपी क्या शो करता है कि हमारे जो डोमेस्टिक लोग हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोड्यूस करके गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी अर्निंग माइनस में हम जो फॉरेनर्स को पे कर रहे हैं हमारी डोमेस्टिक कंट्री में काम करने के लिए। तो हमने अपनी अर्निंग को ऐड कर दिया और पेमेंट जो हम पे कर रहे हैं उनको वो माइनस कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हम क्या ऐड ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट, हमारा टीआर क्या है, हमारा जो हम ट्रांसफ़र रिसीव कर रहे हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो वो आ गया। उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट, जो हम इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव कर रहे हैं गवर्नमेंट डेब्ट्स पर, तो वो आ गया। उसके बाद एट लास्ट हमने अपना खर्चा माइनस कर दिया जो हम गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें बेसिकली दो खर्चे माइनस कर दिए, हमारे टैक्सेस को जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं और हमारी पेमेंट्स जो हम फॉरेनर्स को पे कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की टोटल इनकम को, तो उसे हम बोलेंगे नेट गवर्नमेंट इनकम। तो नेट गवर्नमेंट इनकम में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे गवर्नमेंट का जो है रेवेन्यू कितना है। तो रेवेन्यू कितना होता है, ऑब्वियसली जितना उन्हें टैक्स मिला है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जो हमारे ट्रांसफ़र वो पेमेंट्स जो है प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को, और माइनस में अगेन जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ऊपर जो हमने देखा। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि देखो प्राइवेट सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, हम सारी तो इनकम ले रहे हैं और गवर्नमेंट की माइनस कर देते हैं। गवर्नमेंट में क्या कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट की इनकम ली एंड इन दोनों को जो है माइनस कर दिया जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी पूरी टोटल इनकम की, हमारी टोटल इनकम की,
तो टोटल इनकम हमारी कितनी हो जाएगी, हमारा सम, टोटल इनकम मतलब कि टोटल हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हमारा जीएनपी। तो हमारी जो टोटल जीएनपी है, इसको टोटल इनकम हटा दो, तो हमारा जो टोटल जीएनपी है, जो हमारा जीएनपी है वो कितना हो जाएगा, हमारा सम ऑफ प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट इनकम, मतलब कि हमारा प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम प्लस हमारा नेट गवर्नमेंट इनकम। तो जब हम इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे यहाँ पर, तो सारी वैल्यूज़ को हम नीचे पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि हमारा टैक्स से टैक्स कट जाएगा, टीआर से हमारा टीआर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा वो क्या है, वाई, जिसको हम जीडीपी भी बोलते हैं, प्लस हमारा एनएफपी। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि हमारा जीएनपी वाला ही फॉर्मूला आ गया, जैसे कि हम बोलते थे जीडीपी इज इक्वल टू हमारा जीएनपी माइनस में हमारा एनएफपी। तो हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से हमारे प्राइवेट सेक्टर की टोटल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारी गवर्नमेंट की टोटल अर्निंग को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम उन दोनों का सम करते हैं तो हम क्या रिजल्ट को गेन करते हैं, वो है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को जो है कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, जब हम अपने प्राइवेट सेक्टर की इनकम को और अपनी गवर्नमेंट सेक्टर की टोटल इनकम को ऐड ऑन कर दें। तो ये था हमारा कंप्लीट 2.2। इस वीडियो में हमने जितनी भी बातें करी गई हैं वो सारी बुक में थ्योरेटिकली लिखी हुई हैं। तो अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हैं एंड उसके बाद जब बुक एक बार गो थ्रू करोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।